तो हेलो भाई लोग, मांगा बॉय इज़ हियर। और ये कहानी को देखने में मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट बन चुका है ये मांगा। और अचानक से उस पैलेस से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है, यांग किनचैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे यहाँ पिछले 100 सालों से बंद करके रखा है। तभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी को दिखाया जाता है और वो लेडी सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और वो जो लेडी है वो किसी लड़के के ऊपर बैठी होती है और उस लेडी ने उस लड़के के गले में एक सोल बाइंडिंग चेन बांधा होता है। तभी वो लड़की कहती है, ये कितनी शर्म की बात है कि तुम जैसे गार्बेज के पास इतनी अच्छी सोल है। तभी हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है। ये जो लेडी है वो गॉडेस है कल्टीवेशन रियल्म की और एम्प्रेस है सेंगोंग कॉन्टिनेंट की। दोस्तों, ये एक अदर वर्ल्ड है जिसमें कल्टीवेशन से लोग अपनी पावर बढ़ाते हैं। तभी वो जो लड़का है वो अपने मन में कहता है कि मैं इस लेडी का पिछले 100 सालों से स्लेव बना हुआ हूँ। तभी वो लेडी कहती है, अगर तुमने मुझे शुरू में ही अपनी सोल दे दी होती तो मुझे तुम पर इतना बेकार का टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। तभी वो जो लड़का है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मेरा नाम जियान हान है और ये जो वुमेन जो है वो मेरे ऊपर जो बैठी है उसने मुझे यहाँ पे 100 सालों से कैद करके रखा है ताकि वो मेरी सोल को ले सके। तभी वो लेडी कहती है, मुझे लगता है कि आज हमें ये दोबारा से करना चाहिए। और दोस्तों, आपको तो पता चल ही रहा होगा कि ये दोबारा से क्या करने की बात कह रही है। और यदि जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, यहाँ पे ये डबल कल्टीवेशन की बात कर रही है। तभी जो जियान है वो कहता है, यदि आज इसने ये मेरे साथ दोबारा किया तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं सरवाइव कर पाऊँगा। तभी वो जो लेडी है वो ज़ोरों से हंसते हुए कहती है, आज तुम मेरे को अपनी सोल दे दोगे और आज मैं कल्टीवेशन के दूसरे लेवल पे पहुंच जाऊंगी, जिससे कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगी। तभी जो जियान है वो कहता है, बकवास की बातें बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं जाने दोगी। मुझे पता है कि तुम मेरी सोल ले लोगी और उसके बाद तुम मुझे मार दोगी, और यदि ऐसा करना ही है तो मुझे जल्दी से मार दो। तभी वो लेडी कहती है, अच्छा ऐसी बात है। तभी वो जो लेडी है वो जियान के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। और जैसे ही वो जियान को किस करती है, हमारा जियान भी ठरकपन वाला अपना शकल बनाते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले इस जंजीर को हटाना पड़ेगा। जैसे ही जो क्विंचेंग है यानी कि वो जो लेडी है वो उसकी इस ठरकपन वाली फेस को देखती है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और वो साथ में जियान का गला भी दबा रही होती है। तभी जियान कहता है, यांग क्विंचेंग, क्या तुम्हें मेरी सोल नहीं चाहिए? इतने टाइम से मैं तुम्हें अपनी सोल लेने से रोक रहा था और आज मैं देना चाह रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो। और ये सुनते ही जो किंचेंग है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कहती है, यदि मैंने फोर्सफुली इसकी सोल ले ली तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी सोल को अच्छे से कल्टीवेट कर पाऊँगी। यदि ये मुझे अपनी खुद की विल से यानी कि खुद की इच्छा से अपनी सोल दे देता है तो मुझे बिना प्रॉब्लम के मैं कल्टीवेशन के नए लेवल पे पहुंच सकती हूँ और मैं सोल की 7 लेयर्स में से 3 लेयर को पार कर लूँगी। तभी वो जो किंचेंग है वो उसकी जंजीर को हटाते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर यदि तुमने मुझे टच किया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और जैसे ही वो उसकी जंजीर तोड़ देती है उसके बाद वो पीछे मुड़ती है ताकि वो अपने कपड़े उतार सके। और इसका फ़ायदा उठाते हुए जियान अपने हाथ पे अपनी कल्टीवेशन की पावर को जमा करता है और किंचेंग को एक घुमा के कराटे चॉप मारता है, जिससे किंचेंग बहुत ही दूर जाके गिरती है। तभी किंचेंग खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे छुप के यहाँ पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे। और हमारा जियान एटीट्यूड में खड़ा होते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो रही हो, पर मैं 100 सालों से तुम्हारा स्लेव बना हुआ हूँ। अब मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है तुम्हारा स्लेव रहने का। इसीलिए मैं इतने टाइम से अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहा था ताकि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं तुम्हें मार दूँ। और जैसा ही किंचेंग ये सुनती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को अनलीश करने लगती है। और जियान की तो ये देख के फट जाती है और वो तेज़ से भागने लगता है। तभी किंचेंग कहती है, तुम मुझे मारना चाहते थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी राख तक को गायब कर दूंगी। तभी जो जियान है वो ये सुनते ही खूब डर जाता है और कहता है, ये कितनी डरावनी है। और अचानक से ही किंचेंग उसके पीछे आ जाती है और उसकी बॉडी से उसकी सोल निकालने लगती है। और जब वो ऐसा करती है तो जियान को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी जियान एक जगह देख के उसे अचानक से नज़र आता है कि उसके सामने एक पोर्टल खुला हुआ है। और वो इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए किंचेंग को एक घुमा के फिर से कराटे चॉप मार देता है। और जैसे ही वो उसे मारता है तो जो किंचेंग है वो बहुत दूर जाके गिरती है और साथ में जियान उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है।
तभी जो किंचेंग है वो कहती है, अरे यार, ये इसने अपनी सोल को काट दिया ताकि वो यहाँ से भाग सके। तभी उस पोर्टल के अंदर से हमें जियान की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि मैं दोबारा वापस आऊँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो उसके बाद मैं तुम्हें 1000 सालों तक टॉर्चर करूँगा। तभी किंचेंग भी एक कमाल का फिल्मी डायलॉग मारती है और कहती है, जियान हान, मैं तुम्हें पृथ्वी के किसी भी कोने से ढूंढ के ले आऊँगी। तभी हमें एक दूसरा कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है। ये कॉन्टिनेंट भी दोस्तों बहुत ही सुंदर है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का उस जंगल में पड़ा हुआ है। तभी वो लड़का अपनी आंखें खोलता है और वो अचानक से कहता है, मैं सफल हुआ, लगता है कि मैं दूसरी बॉडी में आ गया हूँ और मैं उस डेविल के चंगुल से भागने में कामयाब हो गया हूँ। और फिर दोस्तों हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं, हमारा ही जियान है, पर इसकी कुछ सोल है वो किसी और लड़के के बॉडी में चली गई है। तभी जियान जो है वो खड़ा होता है और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसता है और कहता है, अच्छा हुआ मैं उस डेविल के चंगुल से बच गया, नहीं तो वो तो मुझे पक्का डिस्ट्रॉय कर दी होती। पर मैं वापस जाऊंगा और उसे भी और उसकी जो सेंगकू पैलेस है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहती है, तुम जिंदा हो? और हम देखते हैं कि एक लड़की जियान के पीछे खड़ी है और वो लड़की मन में कहती है, मैंने तो इसे इतनी खतरनाक पॉइजन दिया था, उसकी तो एक छोटी सी ड्रॉप भी बहुत सारे लोगों को साथ में मार सकती है, इसने सरवाइव कैसे कर लिया। तभी हमारे जियान को उस शरीर के असली ओनर की मेमोरी दिखाई देने लगती है और हमें पता चलता है कि इस बॉडी का जो ओनर है उसका नाम जीन हान है। और दोस्तों अब से मैं इसे जियान ही कहा करूँगा, वो भले जीन हान हो या कुछ भी हो, ठीक है। और हमें जीन की मेमोरी से यानी कि जियान की मेमोरी से इस लड़की के बारे में भी पता चलता है। इस लड़की का नाम लिन है और इस शरीर का जो पुराना ओनर था वो इस लड़की से बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर ये जो लड़की है उसने उसे बहुत बार रिजेक्ट कर दिया था। पर पिछले कुछ टाइम से ये लड़की उसे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रही थी ताकि वो जाके अपनी फैमिली का जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है उसे चोरी कर सके। जैसे ही जियान ने वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चोरी करके लीन को दिया, वैसे ही लीन ने हमारे जियान को पॉइजन दे दिया। बेचारा प्यार की खातिर मारा गया। बेचारे के क्या बेकार के नसीब हैं, जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसे जहर दे दिया। तभी हमारा जियान जो कि जीन के शरीर का नया ओनर है वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, अरे यार मेरा क्या नसीब है, आसमान से गिरा और खजूर के पेड़ पर जाके गिर गया। तभी लीन उसके पास आते हुए कहती है, यदि तुम मरे नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और बड़ी ही प्यारी सी शक्ल बनाते हुए कहती है, जीन यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मरना होगा। तभी जीन घबराते हुए कहता है, तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम मुझे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मारना चाहती हो। वो मन में सोचता है कि कैसे इतनी खूबसूरत लड़की के पास इतना बुरा सोल हो सकता है। अच्छा हुआ जीन ये सब देखने से पहले ही मर गया। तभी हमें एक और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है, लीन मैंने तुमसे कहा था कि उसे तुरंत मार देना, पर तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो, तुम उसे सीधे क्यों नहीं बता देती कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। ये उसके आखिरी शब्द होंगे जो कि वो मरने से पहले सुनेगा। तभी वो लड़का और लीन दोनों डरावनी सी आवाज़ और शक्ल बनाते हुए कहते हैं, चलो इसे मार दें। तभी हम देखते हैं कि जीन वहाँ से भाग चुका है और वो दोनों कहते हैं, जल्दी चलो उसे मार देते हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता। हम देखते हैं जियान भागते भागते एक पेड़ के पास थक के रुक जाता है और कहता है, अच्छा हुआ कि जब तक वो दोनों बात कर रहे थे मैं भाग गया, ये शरीर बहुत वीक है, वो मुझे जल्दी पकड़ लेंगे। और दोस्तों ऐसा होता भी है, वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़का जो लीन के साथ है वो कहता है, ओए निकम्मे, सपने मत देखो कि तुम हमसे बच जाओगे। तभी लीन भागने लगता है, सॉरी दोस्तों मैंने लीन कह दिया। तभी जियान भागने लगता है। तभी अचानक से एक लड़की अपने घोड़े के साथ लीन से टकराने ही वाली थी कि वो लड़की उस घोड़े को रोक लेती है। पर उस समय हमारे लीन के मन में एक ही बात चल रही थी कि क्या आज मैं मरने वाला हूँ। वो लड़की अपने घोड़े को नीचे बैठा देती है और उस पर से उतरते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी हमें उस लड़की की दिखाया जाता है, सॉरी दोस्तों लड़की की कह दिया मैंने, पर यहाँ पे लड़की को दिखाया जाता है। और दोस्तों ये गजब की खूबसूरत लड़की होती है और सच बता रहा हूँ जिसने भी ये ड्राइंग बनाई है उसने इसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बनाया है। पर तभी लीन और वो लड़का जीन का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों ही जैसे उस लड़की को देखते हैं वो दोनों ही साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं, यांग रुक से।
तभी वो लड़की अपने घोड़े के ऊपर से उतरती है और कहती है उन लोगों से कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि सिटी की टेरिटरी पे लड़ाई करना मना है? तभी वो लड़का कहता है, मिस यांग, ये जो आपके पीछे लड़का खड़ा है ये एक चोर है। इसने हम पे सबसे पहले हमला किया था और ये एक मेडिकल रिसिप्ट को लेके भाग रहा है। और मैंने तो रूमर सुन रखा है कि जो मिस रुक्सी है वो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। और जैसे ही मिस रुक्सी ये बात सुनती है वो कहती है, क्या चोरी? तभी वो लड़का कहता है, जी हाँ, ये जो लड़का आपके पीछे खड़ा है वो जियान हान है और उसने अपनी फैमिली की मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस को चोरी कर रखा है। ये जो लड़का आपके पीछे खड़ा है वही वो जियान हान है। तभी मिस रुक्सी कहती है, अच्छा वही तुम फेमस जियान हान हो जिसने अपनी फैमिली की मेडिकल रिसिप्ट को चुराया था। मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तुम्हारी फैमिली ने ऑलरेडी तुम्हें पनिश करने के लिए एक आर्मी को भेज दिया है। तभी वो लड़का कहता है, क्वीन हान, यू आर अ क्रिमिनल, यानी कि तुम एक क्रिमिनल हो, इस बात की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी जो जियान है वो कहता है, झूठ हो, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये तुम दोनों थे जिन लोगों ने ये चोरी करने के लिए मुझे कहा था और जैसे ही तुमने मेरा यूज़ कर दिया, अब तुम लोगों ने मुझे अबेंडन कर दिया, मुझे छोड़ दिया। मैंने प्यार की खातिर सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, पर तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। बताओ तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और जैसे ही मिस रुक्सी और वो दोनों ये बात सुनते हैं, मिस रुक्सी उन दोनों को घूर के देखने लगती है और उन दोनों की तो सच बता रहा हूँ फट के आ गई थी, आप फ़ोटो में देख सकते हैं। तभी वो जो जियान है हमारा वो कहता है कि तुम सारी विटनेसेस को मिटाना चाहते हो और मुझे मार देना चाहते हो रिसिप्ट को लेने के बाद। तभी वो जो लड़का है ये चीज़ सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने जियान पर हमला कर देता है और ज़ोरों से चिल्लाता हुआ कहता है कि मिस यांग ये झूठ बोल रहा है। तभी हमारा जियान रोतरू से शक्कर बनाते हुए कहता है, तुम क्या कानून का पालन नहीं करते? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मिस रुक्सी के सामने मुझ पे हमला कर रहे हो। तभी जैसे ही उस लड़के की स्वॉर्ड हमारे जियान को लगने वाली होती है, तभी जो मिस रुक्सी है वो उस तलवार को रोक लेती है और वो कहती है कि मैं इसे खुद हैंडल करूँगी। मैं इस लड़के को खुद जियान फैमिली के पास ले जाऊँगी और वो इस चीज़ को खुद सॉल्व करेंगे। तभी जियान कहता है, अरे यार मैं तो पॉइंट से बच ही गया। इन लोगों में दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है जो मिस रुक्सी के सामने मुझ पे अटैक कर रहे हैं। तभी वो लड़का अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, मैंने एक रूमर सुना हुआ है कि जो मिस रुक्सी है और मेरे भाई की शादी हिज हाइनेस के द्वारा तय की गई है, यानी कि राजा के द्वारा दोस्तों इसके बड़े भाई की और मिस रुक्सी की शादी तय हुई है। और वो लड़का कहता है कि जैसे ही आप लोगों की शादी हो जाएगी तो मैं पैलेस में सर्व करूँगा और मैं आपको किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करने दूँगा। तभी तभी पीछे से हमारा जियान कहता है, हाँ बकवास बंद करो। क्या ये इतनी खूबसूरत मिस रुक्सी तुम्हारे गधे जैसे भाई से शादी करेगी? हिज हाइनेस जो है वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। और जैसे ही वो लड़का इस बात को सुनता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीन को कहता है, लीन चलो अब इसे मार ही दें। और साथ ही में कहता है, जियान हान आज तो तुम पक्का मरोगे। और जैसे ही वो उस पर हमला करने लगते हैं, मिस रुक्सी जो है वो अपनी पावर को अनलीश करती है और वो इतनी ज़्यादा अपनी पावर को अनलीश करती है कि वो तीनों दूर जाके उड़ जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। तभी जो लीन है वो कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग तो सेम ही एज पे हैं पर फिर भी ये मुझसे इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे है? ये तो अपनी कल्टीवेशन के 3rd लेवल पे पहुंच गई है। तभी हमारा जो जियान है वो बहुत ही खूबसूरत सा शक्ल बनाते हुए कहता है, आओ मुझे मारो। तभी जो वो लड़का है वो कहता है, मिस रुक्सी आप उसे प्रोटेक्ट कर क्यों रही हैं? मेरी फैमिली जो है वो गवर्नमेंट में काम करती है। तभी मिस रुक्सी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है, यहाँ से चुपचाप बाहर निकलो। और जैसे ही वो ऐसा कहती है कि ये जो लीन है और उसके साथ जो लड़का है उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है, मिस रुक्सी के कारण अभी हम जा रहे हैं पर हम वापस आएंगे और हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तभी वो अपने मन में जाते हुए कह रहा होता है कि मेरे फादर और मैं पर्सनली तुम्हें अरेस्ट करेंगे, बस तुम हमारा इंतज़ार करो। और वो लिन से कहता है, लिन चलो। तभी हमारा जो जियान है वो एक कॉमेडियन वाला फेस बनाते हुए और अपनी नाकों में अपनी उंगली को डालते हुए कहता है, ए बेकार सी लड़की, जाओ। तभी जो मिस रुक्सी है वो जियान के गले पे तलवार रख देती और कहती है, अब तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें जियान हाउस पे ले जाऊंगी और वो उसके बाद तुम्हारी देख रेख करेंगे या फिर तुम्हें पनिश करेंगे। और जियान अपने मन में सोच रहा होता है कि सबसे पहले तो जियान हान ही मुझे मार देंगे यदि ये चीज़ सुनेंगे तो। तभी
वो कहता है, यानी कि हमारा जियान, रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे पता है कि आप उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हैं, और आप ऐसा सच में चाहती हैं नहीं करना उससे शादी, तो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तभी जो मिस रुक्सी है वो एकदम डेडली सी शक्ल बनाते हुए कहती है, तो फिर बताओ। तो दोस्तों देखते हैं कि वो क्या प्लान है जो हमारे जियान ने तैयार कर रखा है मिस रुक्सी को शादी से बचाने के लिए, और ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस रुक्सी अपने पापा से जियान को उनका सन इन लॉ बनाने की बात करने आई है। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, क्या तुम उसे मेरा सन इन लॉ बनाना चाहती हो? वो कहते हैं, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। एक तो वो कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ऊपर से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी मिस रुक्सी की मम्मी भी कहती है, बेटी शादी का डिसीज़न एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न है, इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तभी जियान बाहर से ही सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस रुक्सी इतनी जल्दी शादी की बात करने के लिए यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आ जाएगी। तभी मिस रुक्सी अपने पेरेंट्स से कहती है, जो हिज हाइनेस हैं वो अपने लोगों को भेज रहे हैं ताकि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके, और उसके लिए वो लोगों को अपना रिलेटिव बना रहे हैं, यानी कि वो अपने लोगों की शादी दूसरे जगहों की बड़े घरानों से करवा रहे हैं, और वो लोग यहाँ भी अगले 3 दिनों में पहुँच जाएंगे। और अब हमारे पास टाइम कम है। उनके मैरिज प्रपोजल को कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि मैं उनके आने से पहले शादी कर लूं, और हमने बिना किसी रीज़न के शादी कैंसिल किया तो हम लोगों पर हमला कर देंगे। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, पर ये है कौन? और अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिस रुक्सी अपने मन में उस बारे में सोचती है जो जियान ने उसे बताया था, यानी कि दोस्तों शादी रोकने का जो प्लान जियान ने बनाया था, यहाँ उसके बारे में मिस रुक्सी बता रही है। मिस रुक्सी कहती है, क्या मजाक है, मैं तुमसे शादी करूँगी? मैं अपने सपने में भी तुमसे शादी ना करूँ। तभी जियान कहता है, अच्छा, क्या इसीलिए कि मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, या फिर मेरे बैड रेपुटेशन के कारण आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तभी मिस रुक्सी कहती है, एक सन इन लॉ को हायर करने का प्लान बहुत ही अच्छा है, पर मैं तुमसे ही शादी क्यों करूं? जियान कहता है, आपके लिए मैं ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन हूँ शादी करने के लिए, क्योंकि पूरी सिटी के सामने में एक बदबूदार और बेवकूफ़ लड़का हूँ, और आप भी जानती हो कि कोई भी नोबल आदमी अपनी रेपुटेशन और स्टेटस को कम नहीं करना चाहेगा। एक उस लड़की को पकड़कर जिसने मेरे जैसे बेकार लड़के को पसंद किया है और उससे शादी किया है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया के सामने उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तभी मिस रुक्सी कहती है, अगर ऐसा होता भी है तो हिज हाइनेस हमारी यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा देंगे। तभी जियान कहता है, एकदम जेंटल वाला फेशियल एक्सप्रेशन देते हुए, अगर डर से बचना है तो डर का सामना करना पड़ेगा। और वो मन में सोच रहा होता है, मैं कितना कूल हूँ। जियान मिस रुक्सी से कहता है कि बिना किसी अच्छे रीज़न के यान फैमिली पर वो कभी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। मिस रुक्सी बेचारी मन में सोच रही होती है, शादी से बचने के लिए मुझे शादी करना पड़ेगा, और साथ ही वो मन में सोच रही होती है, हिज हाइनेस ने मेरी शादी का ऐलान कर दिया है और कोई भी मुझसे शादी करके हिज हाइनेस को ऑफेंड नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ मिस रुक्सी के लिए हमारा दोस्त एक बलि का बकरा बन गया है। तभी मिस रुक्सी अपने बैक फ्लैश से वापस आती है और अपने पापा से कहती है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, तुम हमेशा की तरह खुद से अपनी लाइफ की डिसीज़न ले रही हो, मैं तुम्हारी उस बेकार लड़के के साथ शादी की बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी मिस रुक्सी कहती है, पापा अगर मैंने सीजी से शादी कर ली तो हमारी मिलिट्री की पावर हमारे हाथों से चली जाएगी और हमारी यान सिटी पर काउंटी गवर्नमेंट राज करेगी। दोस्तों सीजी वही लड़का है जिसे मिस रुक्सी की शादी हिज हाइनेस ने फिक्स करके रखी हुई है। तभी मिस रुक्सी कहती है, जब तक मैं अपने यान फैमिली को बचा सकती हूँ तब तक मैं अपनी जान को दे सकती हूँ इन्हें बचाने के लिए। तभी जियान ये सुनकर सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ एक अच्छी वाइफ को भी ढूंढ लिया है, पर मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कभी ऐसी लड़की मिलेगी। तभी मिस रुक्सी के पापा सोच रहे होते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है कि एक सन इन लॉ को हायर करने का, क्योंकि एक सन इन लॉ ही इस शादी को तोड़ सकता है, क्योंकि हिज हाइनेस अपने रिलेटिव की शादी ऐसी लड़की से ज़बरदस्ती नहीं करवाएंगे जो पहले से ही शादीशुदा है। पर हम हिज हाइनेस के सामने बुरे ज़रूर बन जाएंगे, पर हिज हाइनेस तब तक हम पर हमला करने के लिए नहीं आएंगे जब तक कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लड़का है, और ये सब चीज़ें वो जियान की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं। तभी जियान मिस रुक्सी के पापा को ग्रीट करते हुए कहता है,
फादर इन लॉ चिंता मत करें, मैं इन सब मामलों को चुटकी में निपटारा कर दूंगा और जो भी रुक्सी को गुस्सा दिलाएगा या उसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे मार दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा बाहर आते हैं और सभी को उनकी बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए कहते हैं और कहते हैं मेरी बेटी की शादी के लिए मेन पैलेस को सजाया जाए। तभी सारे नौकर एक साथ कहते हैं यस सिटी लॉर्ड। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जियान बाथ टब में बैठकर नहा रहा होता है और नहाते नहाते ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है वैसे तो ये प्रोग्रेस बहुत ही धीरे है, पर एक बहुत बड़ी बात है कि इतने मामूली से मेंशन में इतना अच्छा हॉट स्प्रिंग है। दोस्तों ये जो हॉट स्प्रिंग है इसमें बहुत सी दवाइयाँ हैं जिससे कि जियान ने नहाते नहाते ही ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो बाथ टब में खड़ा हो जाता है। उसके पीछे में एक मेड खड़ी होती है और वो मेड कहती है जल्दी से कुछ कपड़े पहन लें, और वो मन में सोच रही होती है ये पानी इतना गंदा क्यों है, आखिर ये पानी में कर क्या रहे थे। तभी जियान कहता है क्या तुम मेरे लिए शादी के कपड़े लाई हो। तभी वो मेड कहती है आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, आपने मैम के पूल पर कब्जा कर लिया है, आते ही आपकी शादी होने वाली है, क्या आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। तभी जियान कहता है मुझे कुछ टाइम तो तैयार होने के लिए। तभी वो मेड कहती है आपकी शादी अचानक से हो रही है इसीलिए सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इनवाइट किया गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इसीलिए आपको जल्दी तैयार होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको ब्लेसिंग देने के लिए ही नहीं आएंगे। तभी जियान कहता है मैं भी क्यूरियस हूँ कि आज क्या होने वाला है। तभी हमें उस लड़के को और लीन को और साथ ही उन दोनों के पापा को दिखाया जाता है। तभी उस लड़के के पापा यानी कि जो लीन के साथ लड़का है उसके पापा कहते हैं मुझे डर है कि सिटी लॉर्ड जो है वो मिस रुक्सी की शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो मिस रुक्सी और मेरे बेटे की शादी को अवॉइड कर सके। तभी लीन के पापा कहते हैं कहीं वो जाओ तो नहीं है जिससे मिस रुक्सी की शादी होने वाली है, मैंने सुना है कि जाओ और रुक्सी बचपन के दोस्त हैं। तभी वो लड़का कहता है जो काउंटी के प्रिंस हैं वो जाओ को अपना पर्सनल गार्ड बनाना चाहते थे पर उसने मना कर दिया और वो प्योक्शी सिटी में वहाँ के गार्ड्स का लीडर बन गया ताकि वो रुक्सी के साथ रह सके। तभी लीन के पापा कहते हैं जाओ बहुत ही ताकतवर है, फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी उस लड़के के पापा कहते हैं कि जाओ एक लोमड़ी है, अगर यान फैमिली उससे रुक्सी की शादी करवाने वाले हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें सिटी पैलेस की ओर दिखाया जाता है जहाँ जाओ लोगों को मारता हुआ अंदर घुस जाता है और कहता है मुझे रुक्सी से मिलना है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझसे ज़्यादा रुक्सी के काबिल है। तभी लीन और उसके साथ जो लोग भी होते हैं वो सोचते हैं क्या अगर जाओ यहाँ है तो रुक्सी से शादी किसकी हो रही है। जाओ इतने गुस्से में होता है कि वो वहाँ खड़े लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी मिस रुक्सी के पापा और उनकी मम्मी कहती है रुक जाओ, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। तभी जाओ कहता है अंकल और आंटी मुझे माफ़ करें, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मिस रुक्सी की अचानक से क्यों शादी हो रही है। ये सुनते ही मिस रुक्सी के मम्मी पापा कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं जाओ तुम्हारी बहन ने अपने लवर को ढूंढ लिया है और ये उसका डिसीज़न है उसके चुने हुए लड़के से शादी करने का। तभी ये सुनकर जाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं क्यों नहीं, क्या मैं इसी के लिए सिटी का गार्ड बना हुआ था। इस सिटी में मेरे अलावा कोई और रुक्सी के काबिल नहीं है। और वो अपने सोल्जर्स को हमला करने का इशारा देते हुए कहता है मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं चाहता हूँ कि रुक्सी मुझे खुद से अपने लवर से इंट्रोड्यूस करवाए। अगर अंकल और आंटी मुझे रोकेंगे तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अंकल और आंटी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी मिस रुक्सी वहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस में पहुँच जाती है और उसे देखकर तो जाओ और वहाँ के लोगों के साथ साथ मेरे भी दिल में मिस रुक्सी के लिए कुछ कुछ होने लगता है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है यार, चलो छोड़ो इसे अभी के लिए। तभी मिस रुक्सी वहाँ आकर कहती है जाओ वापस जाओ, मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है। तभी जाओ कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, आप किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो जबकि आप हमेशा मेरे साथ ही रहती हो। मुझे लगता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो अपने शादी के बारे में, आप सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी, मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी मिस रुक्सी कहती है मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ, आज बहुत ही बड़ा दिन है, मेरे कज़न मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और आप ब्लेसिंग देने के लिए नहीं आए तो मैं चाहती हूँ कि आप वापस चले जाएं। बेचारे जाओ के साथ बहुत बुरा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं।
मिस रुक्सी के इतना कहते ही जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरह पाकर ही रहूँगा। तभी मिस रुक्सी कहती है, तुम में कितना ईगो है, जाओ तुम वापस जाओ, ये एक मिलिट्री ऑर्डर है, अगर तुमने ये ऑर्डर नहीं माना तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पनिश किया जाएगा। तभी जाओ कहता है, किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई मुझे छू सके। मैं यान हाउस में रहा ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बात मानूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी मिस रुक्सी की मम्मी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि जाओ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी जाओ कहता है, आज मैं देखता हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे लड़की को मुझसे चुराता है। और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से बाहर आओ और मुझसे फाइट करो। तभी वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, शायद यान फैमिली झूठ कह रही थी शादी के बारे में। तभी कुछ लोग कहते हैं, सिटी हॉल मैरिज के लिए पूरी तरह से सजाया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही तैयार किया गया होगा। तभी सभी लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है, कौन चिल्ला रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कितना बड़ा दिन है? तुम इतनी शोर मचा रहे थे कि मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है और वह उबासी लेते हुए कहता है, मैं क्या करूँगा अगर इसके कारण मेरी रात की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ा तो। और दोस्तों, आप रात की परफॉर्मेंस वाली बात को तो समझ ही गए होंगे, वैसे तो आप लोग समझदार हैं ही। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में देखते हैं हमारा जियान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान कहता है कि कौन मेरी नींद को ख़राब कर रहा है, क्या होगा यदि मैं रात में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा मेरी नींद पूरी ना होने के कारण। तभी जो लीन के साथ उसका लवर होता है वो कहता है कि ये मुझसे बेटर कैसे हो सकता है मिस रुक्सी के लिए, इससे तो ज़्यादा अच्छा मैं हूँ। तभी जाओ भी कहता है, क्या जियान, ये तो एक कबाड़ है, ये वेडिंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है? तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, जियान तुम बाहर क्यों आ गए हो, वापस जाओ। और पीछे से लोग कह रहे होते हैं, क्या ये यैन फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला है? तभी मिस रुक्सी जियान के पास आते हुए कहती है, प्लीज़ तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जियान सभी लोगों से कहता है, अब तुम लोगों को पता चल गया मिस रुक्सी की शादी किससे हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इतना भौंक क्यों रहे हो। दोस्तों, जियान जो यहाँ पे सभी लोगों को सीधे डॉग कह रहा है। जियान कहता है, याद रखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, कुछ घंटों में मैं यान फैमिली का सन इन लॉ बन जाऊंगा, और यदि मैं कभी सिटी गेट की तरफ घूमने के लिए आऊँ तो मुझे सैल्यूट करना मत भूल जाना। ये सुनते ही जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैरों से ज़मीन तोड़ते हुए कहता है, मिस रुक्सी के काबिल तुम नहीं हो, अब तुम यान फैमिली से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ खुद से बाहर भेज दूंगा। तभी जियान को मर्डरस ऑरा फील होने लगता है। मिस रुक्सी के पापा जाओ को पावर अनलिश करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये बेवकूफ़ लोग मेरी यान फैमिली की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी मिस रुक्सी की मॉम कहती है, जाओ रुक जाओ, और जाओ जियान पर अपने पंच से हमला कर देता है कि तभी मिस रुक्सी बीच में आ जाती है और अपने तलवार से उसके पंच को रोक लेती है और कहती है, आज से जियान मेरे हस्बैंड है, वो जिएंगे तो मैं भी जीऊँगी, वो मरेंगे तो मैं भी मर जाऊँगी। अगर तुम जियान को हर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। तभी जाओ मिस रुक्सी को ऐसा कहते हुए सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, रुक्सी तुमने मुझ पर हमला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाली, मैं आज इसे मार कर ही रहूँगा। तभी मिस रुक्सी जियान के सामने खड़ी हो जाती है और जियान ये देखकर मिस रुक्सी को साइड करते हुए कहता है, ये मुझे करने दो। तभी मिस रुक्सी कहती है, तुम नहीं कर पाओगे ये। जियान एकदम एटीट्यूड में कहता है, तभी मिस रुक्सी कहती है, तुम नहीं कर पाओगे ये। जियान एकदम एटीट्यूड में कहता है, ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, मुझ पर विश्वास रखो। और वो मन में कह रहा होता है, अब जब तुम मुझसे शादी करने वाली हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जियान तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूं, तुम्हें मैं कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जियान कहता है, यदि तुम मिस रुक्सी से प्यार करते हो तो चलो 3 बेट लगाते हैं। जाओ कहता है, कौन सी बेट? तभी जियान कहता है, पहली बेट में हम हमारा पैसा लगाएंगे, दूसरे में हम हमारी पेनिस लगाएंगे। दोस्तों, ये पेनिस वो ही है
जो आप सोच रहे हैं। और यदि कुछ सीधे साधे व्यूअर्स जो कि बहुत सीधे हैं उनके लिए बता दूं, ये लड़कों की तीसरी टांग की बात हो रही है। और जियान कहता है तीसरे बेट में हम अपनी लाइफ को लगाएंगे। और पेनिस वाली बात से जाओ भी परेशान हो जाता है। तभी जियान कहता है अगर तुम हारे तो तुम्हें अपना सामान काटना पड़ेगा, क्या तुम डर गए? ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी जियान कहता है तो बताओ तुम कैसे बेट लगाना चाहते हो? तभी जियान कहता है डरो मत, जब बेट का आइडिया मेरा है तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम उन चीज़ों का कंपटीशन करो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे। जाओ ये सुनकर खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है तुम चाहते हो कि मैं चूज़ करूँ कि ये गैम्बलिंग किस बेसिस पे होंगी? तभी जाओ कहता है ठीक है, पहला जो कंपटीशन होगा वो मिलिट्री फॉर्मेशन का होगा, दूसरा तीरंदाजी का, और तीसरा हम देखेंगे कि हम दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तभी लीन का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है झाओ 10 साल से आर्मी में है, वो इन सब में बेस्ट है, झाओ ही इससे जीतेगा। और लीन सोच रही होती है आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, नहीं तो मुझे हमेशा एम्बेरसमेंट फील करते हुए जीना पड़ता। झाओ अपने पास से 10,000 सोने के सिक्के को बेट में लगाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के हैं भी? जियान कहता है सिटी लॉर्ड की बेटी से शादी करने के लिए मुझे बहुत से पैसे खर्च करने पड़े, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं तुमने कब पैसे खर्च किए? ये सारा पैसा मेरा है, ये सारा खर्चा मैंने किया है। तभी जियान अपने पास से 7 थर्ड क्लास के हाई ग्रेड के पिल्स निकालता है और कहता है एक पिल की वैल्यू 10,000 गोल्ड है, मैं इन्हें बेट में लगाऊंगा। पर जाओ तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही कम पैसे नहीं हैं? तभी ये देखकर सभी शौक हो जाते हैं और मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, यहाँ तो 7 हाई ग्रेड के पिल्स हैं, सिटी लॉर्ड के मेंशन में तो ये प्रीसियस पिल्स तो है ही नहीं, इसके पास कहाँ से आई? तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है इतनी महंगी चीज़ इस कबाड़ के पास कहाँ से आई? मिस रुक्सी के पापा कहते हैं उसे बेड पर लगाने की हिम्मत भी नहीं करना। और ये देखकर तो झाओ के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में सोच रहा होता है इन पिल्स की वैल्यू 70,000 गोल्ड कॉइन्स है, ये तो पूरी पियोक्सी सिटी के पूरे साल के टैक्स के बराबर होगी। जियान कहता है चलो तुम रहने भी दो, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कोई इस बेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है। तभी ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं जियान तो बहुत ही कमज़ोर आदमी है और कबाड़ है, वो कभी नहीं जीतने वाला, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं मैं बेट लगाना चाहूँगा कि जियान ही हारेगा। तभी मिस रुक्सी की मम्मी गुस्से में कहती है मिस रुक्सी के पापा पर चिल्लाते हुए तुम अपने सन इन लॉ को जिताना चाहते हो या हराना? तभी मिस रुक्सी के पापा मन में सोच रहे होते हैं मेरा सन इन लॉ ही हारेगा, मुझे पता है, क्योंकि वो एक वेस्ट है। तभी लीन के पापा भी कहते हैं मैं लीन फैमिली के तरफ से 20,000 सोने के सिक्के लगाऊंगा कि झाओ ही जीतेगा। तभी लीन के बॉयफ्रेंड के पापा कहते हैं मेरी जांग फैमिली भी 20,000 सोने के सिक्के झाओ पर लगाएगी। जियान मन में सोच रहा होता है ये लोग तो बहुत ही श्योर लग रहे हैं कि मैं ही हार जाऊंगा। वो कहता है उन लोगों से कि अभी भी ये मेरे बेट के बराबर नहीं है। तभी एक और आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी हॉल ऑफ कॉमर्स से 10,000 सोने के सिक्के बेट पर लगाऊंगा। जियान कहता है ये अभी भी बराबर नहीं हुआ है मेरे पिल्स की वैल्यू के जितना, क्या कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है? अभी और 10,000 सोने के सिक्के की ज़रूरत है। तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है मैं जांग फैमिली की तरफ से 10,000 सोने के सिक्के की बेट को बढ़ाना चाहूँगा। तभी उसके पापा उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो? 30,000 सोने के सिक्के, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, और मैं हार गया तो हम कंगाल हो जाएंगे। तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है पापा मैं इस लीन को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि यही हारेगा। सोचो अगर हम एक और पिल जीत जाएंगे तो हमारी फैमिली बहुत फेमस हो जाएगी। दोस्तों मैं इसे मतलब लीन का बॉयफ्रेंड कह कह के थक गया हूँ, इसलिए अब से मैं इसे क्वीन कहा करूँगा, ठीक है? तभी जियान पीछे से उनसे कहता है तुम दोनों क्या बरबरा रहे हो, बैट करना है कि नहीं? और भी लोग बैट लगाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पर आखिर में क्वीन के पापा बैट लगाने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं जांग फैमिली की तरफ से 30,000 सोने के सिक्के बैट पर लगाऊंगा। जियान उन्हें थम्स अप करते हुए कहता है ये हुई ना बात, और मन में वो सोच रहा होता है आखिर एक बड़ी मछली फंसी गई।
जियान मिस रुक्सी के पापा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात के विटनेस बन जाओ। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है, शुरू भी करो। मैं अब तुम्हारी शक्ल और नहीं देखना चाहता। वो ऐसा दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जियान ने उनसे बिना पूछे 7 हाई ग्रेड की पिल बेड पे लगा दी है, उससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तभी जियान और जाओ कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं और जियान कहता है, तो शुरू करें। जाओ अपने सोल्जर से कहता है, जो भी जियान के फॉर्मूज से उनको तोड़ देगा उसे इस कंपटीशन के बाद बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ और जियान का कंपटीशन होने वाला होता है। तभी जो हमें दिखाया जाता है जाओ की आर्मी को, यानी कि उसके सोल्जर्स को, वो लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में होते हैं इस कंपटीशन के लिए। और उसके बाद हमें जियान की सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो लोग बहुत ही कमज़ोर और कुछ तो सो भी रहे होते हैं। और तभी सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो जाओ है उसकी आर्मी आज तक कभी नहीं हारी है, और जो जियान है उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी मिस रुक्सी अपने पापा को कहती है कि ये जियांग की आर्मी को हुआ क्या है। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, मुझे नहीं पता इस बेवकूफ़ ने ऐसे लोगों को अपनी टीम में क्यों रखा है। तभी जो लीन के पापा हैं वो क्विन के पापा से कहते हैं कि ब्रदर जांग, आपके पास तो 3 ग्रेड की यूडान पिल आने वाली है और आप तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तभी जो जांग होता है, यानी कि क्विन का पापा, वो लीन के पापा से कहते हैं, आप लोग भी कुछ कम नहीं है, आप लोगों के पास भी 2 हाई ग्रेड की पिल्स आने वाली हैं, और जब हम दोनों के बेटे बेटी की शादी हो जाएगी तो हम लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ये बात जब मिस रुक्सी के पापा वहाँ पे बगल में सुन रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो कहते हैं जियान से चिल्लाते हुए कि तुम्हारी वजह से आज हमारे एनिमीज़ के पास इतनी हाई ग्रेड की पिल्स चली जाएंगी, और यदि तुम यहाँ हारे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी हमारा जियान मन में सोच रहा होता है, फादर इन लॉ मुझे कितना इनकरेज कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, मैं ही जीतूँगा। तभी जैसे ही मिस रुक्सी के पापा कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, वैसे ही जो जाओ है वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जाओ फॉर्मेशन बनना स्टार्ट करो। और जो झाओ के सोल्जर्स हैं वो अपने फॉर्मेशन तैयार करते हैं, और जैसे ही सब लोग इस फॉर्मेशन को देखते हैं सभी एक साथ कहते हैं, क्या ये तो लॉन्ग स्नेक फॉर्मेशन है। तभी हमें इस फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि ये जो फॉर्मेशन है वो एक किलिंग फॉर्मेशन है। इससे जो सामने वाले के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही मारे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्विन को। क्विन अपने पापा से कह रहा होता है कि पापा आप चिंता मत करो, मैंने जियांग से शर्त लगाया कि यदि वो जीत गया तो मैं उसे दादाजी कहूँगा। तभी क्विन के पापा कहते हैं, अगर तुमने उसे दादा कहा तो मैं तुम्हें अपने परिवार से बाहर भेज दूंगा और तुम्हें मैं अपना बेटा कभी भी नहीं बुलाऊंगा। तभी जो क्वीन है वो कहता है, आप भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि आज जियान जीत जाए। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है, वो जियान कहता है अपने सोल्जर से कि जल्दी से शील्ड को सामने लाओ। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है उसके सोल्जर्स को जो अपनी फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तभी क्वीन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते मिलिट्री फॉर्मेशन के बारे में, पर कुछ ना होने से अच्छा तुम कुछ तो कर ही रहे हो। तभी हमें मिस रुक्सी के पापा को दिखाया जाता है, वो मिस रुक्सी से कहते हैं कि अब तुम हार मान भी लो, मुझे पता है कि अब तुम्हारी जियान से कभी शादी नहीं होने वाली है। तभी मिस रुक्सी कहती है, आप गलत कह रहे हैं। और पीछे से जो अपना जाओ है वो भी खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं पक्का जीतने वाला हूँ। तभी वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जल्दी से उसकी फॉर्मेशन को तोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जाओ की सोल्जर्स होते हैं वो जियान के सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं, पर जो जियान के सोल्जर्स होते हैं उस हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे ही जाओ ये चीज़ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, मिस रुक्सी बताती है, ये तो एक बहुत ही रेयर एरे है, ये तो 10 साल पहले लुप्त हो चुका था, आखिर जियान को ये कैसे पता चला। तभी जियान को दिखाया जाता है जिसकी जो एरे होती है वो एक टर्टल टाइप की दिख रही होती है। तभी हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। तभी क्विन के पापा कहते हैं, ये जियांग तो खिलाड़ी निकला, इसने बहुत सारी चीज़ें अपने पास हाइड करके रखी हुई हैं। तभी जो अपना जियान है वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर हमें क्विन को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ये 10 स्ट्राइक मेथड हो ही नहीं सकती क्योंकि जियान इसे जानता ही नहीं है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तभी जैसे ही जाओ इसे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सोल्जर्स को कहता है कि जाओ जल्दी से उस पर हमला कर दो। तभी जो जाओ की आर्मी होती है वो जियान के सोल्जर्स पे हमला कर देती है।
और ज़ाओ जैसे ही देखता है कि जियान की जो आर्मी है, उनके सोल्जर्स ने बीच में जगह छोड़ रखी है, तभी जो ज़ाओ है अपने सोल्जर से कहता है कि उस खाली जगह पे अटैक करो। तभी हमारा जो जियान है वो खुश हो जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है जल्दी से फॉर्मेशन को चेंज करो, और वो तुरंत ही बच जाता है। उसके सोल्जर्स ज़ाओ के सोल्जर्स के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तभी हमें वहाँ के क्राउड को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं ये तो जियांग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, क्या ये भी एक लॉन्ग स्नेक एरे बनाने वाला है। साथ ही कुछ और लोग भी कह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जियान ऐसे एरेस को नहीं जानता। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो जियान है उसने ये कौन सी फॉर्मेशन बनाई है और क्या वो ज़ाओ से जीतेगा या नहीं। और देखने के लिए मेरे एपिसोड्स को थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है। सब वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि जियान के जैसे कवाड़ भी एक रेयर फॉर्मेशन बना सकते हैं। अब हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है जो कहती हैं कि जियान ने जो ये फॉर्मेशन बनाई है इसका नाम रॉयल ड्रैगन एरे है, और साथ ही जियान ने इसमें 10 स्ट्राइक मेथड वाले एरे को भी मिलाया है। ये एक ऑफेंसिव टाइप की एरे है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान की सोल्जर्स ने ज़ाओ के सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी जियान अपने भाले की नोक को ज़ाओ की तरफ करते हुए कहता है, अब तुम हार गए हो। ये 1 सेकंड ग्रेड का इंसेक्ट एरे है, बच सको तो बचो। तभी जियान मन में कह रहा होता है, जब मैं किंचेंग के साथ रहता था वहाँ पे मैंने लुओशन पैलेस की सारी बुक्स पढ़ ली थी और मैंने उन सब में मास्टरी भी कर ली थी। तभी सभी लोग शौक होते हुए कहते हैं, क्या फर्स्ट राउंड में जियान जीत गया है। तभी हमें लीन और क्वीन के पापा को दिखाया जाता है। उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। लीन के पापा कहते हैं, अरे यार, मैंने 20,000 सोने के सिक्कों को उधार लिया था, अब तो ये भी चले गए। फिर हमें क्वीन के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने दिल पर हाथ रखकर जियान को 30,000 सोने के सिक्के दे देते हैं। ये देखकर जियान उन्हें थैंक यू कहता है 30,000 सिक्के देने के लिए, और कहता है आज मेरी तरफ से आपको पार्टी दी जाएगी। क्वीन पीछे से जियान से कह रहा होता है, तुमने चीटिंग की होगी, तुम एक कबाड़ हो, तुम कैसे जीत सकते हो। ये सुनते ही क्वीन के पापा क्वीन को एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, थोड़ा तो शर्म करो, वो तो शुक्र है कि तुम बचे हुए हो, तुमने इतने जीनियस बंदे से पंगा ले रखा है। तभी क्वीन के पापा मिस रुक्सी के पापा को घूरते हुए कहते हैं, हमारी जांग फैमिली ने तो हारने पे पैसा लगाया था, यान फैमिली ने एक कमाल का सन इन लॉ चुना है। मिस रुक्सी के पापा उनसे कहते हैं, तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो इतने सोने के सिक्के को जीतकर खुश हो रहा होता है, और उसके पीछे जाओ अपने सोल्जर्स को पीटते हुए कहता है, तुम सब बेकार हो। फिर वो कहता है, अगले गेम में मैं ही जियान का सर काट दूंगा। तभी जियान अपने पास से जीते हुए सर्द के सोने के सिक्कों को और कुछ मार्शल आर्ट्स के बुक्स को मिस रुक्सी के पापा को देते हुए कहता है, हमारी शादी जल्दबाजी में तय हुई थी, इसीलिए ये 70,000 सोने के सिक्के और 7 हाई ग्रेड के पिल्स और साथ ही ये मार्शल आर्ट्स की बुक मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ। और ये देखकर मिस रुक्सी के पापा खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो लॉस्ट स्ट्रेटेजी की मार्शल आर्ट की बुक है। और मिस रुक्सी उन बुक्स को देखते हुए सोच रही होती है, ये बुक तो बहुत ज़्यादा नई है, जैसे इसे कुछ समय पहले ही लिखा गया हो। पर मिस रुक्सी जियान के टैलेंट और उसके गेम जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से क्वीन के पापा क्वीन को मारते हुए सोच रहे होते हैं, जियान के पास तो बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है। तभी वो कह रहे होते हैं, मुझे लगता है जियान ने पहले ही इन सब चीज़ों का प्लान बना रखा था, मुझे पहले से ही तैयार रहना चाहिए फ्यूचर में उससे सामना करने के लिए। तभी लीन सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि जियान तुमने इतना स्ट्रेंथ अपने पास हाइड करके रखा हुआ है। जियान, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तभी जाओ जियान से कहता है, अभी 2 गेम बाकी हैं, इतनी जल्दी खुश मत हो। जियान कहता है, इतनी जल्दी क्या है। वो कहता है, पहले मुझे अपनी सासू माँ से कुछ पूछना है। जियान मिस रुक्सी के मम्मी के पास जाकर कहता है, सासू माँ, जाओ आपका भतीजा है, आपको क्या लगता है हमें अगले 2 गेम कंटिन्यू रखने चाहिए या नहीं। और आप गेम को कंटिन्यू रखना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका भतीजा आज यहाँ से ज़िंदा वापस जा पाएगा। तभी लोग पीछे से बातें बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या अभी भी जाओ जीत सकता है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और कुछ लोग जियान की बातें सुनकर कह रहे होते हैं, ये तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये सब बातें सुनकर जाओ बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है।
तभी मिस रुक्सी की मम्मी कहती है, तुम फाइट कर सकते हो, ये तुम दोनों का अपना डिसीजन है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। जियान कहता है, मैं समझ गया। और वो मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि जाओ से मैं आसानी से डील कर सकता हूँ। ये यान फैमिली और बाकी की दो फैमिली जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पे वो जो बाकी की दो फैमिली है उनमें से एक तो लीन फैमिली और दूसरी जांग फैमिली जान फैमिली है। जाओ कहता है, अब चुप हो जाओ, आज मैं जीत कर तुम्हारा सिर काट दूंगा। सभी लोग उसके कमान को देखकर सोच रहे होते हैं, ये तो 10 स्टोन बो है, कोई भी मामूली आदमी इसे अकेले कभी नहीं उठा सकता। इसे उठाने के लिए 30 किलोग्राम के आर्म स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। और पीछे से क्विन सोच रहा होता है, इस बार तो जियान पक्का हार जाएगा। जाओ की तीरंदाजी पूरी सिटी में फेमस है, जियान तो इसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मिस रुक्सी भी परेशान होते हुए सोच रही होती है, जियान ने ऐसा गैम्बल किया ही क्यों जिसमें उसके जीतने के चांस बिल्कुल ही नहीं हैं। तभी जाओ एकदम एटीट्यूड में जियान की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लड़के बस तुम मेरा इंतज़ार करो। पर जियान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखकर जाओ गुस्से में अपने सोल्जर से कहता है, आओ और बड़ा सा एक पत्थर फेंको। ये पत्थर तो सच में लग रहा है दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसे उठाने के लिए दो लोगों को अपना पूरा दम लगाना पड़ गया। तभी वो जो दो लोग हैं उस पत्थर को हवा में फेंक देते हैं। जाओ अपनी एम लगाता हुआ सीधे अपने एरो को उस पत्थर पर शूट कर देता है, जिससे कि उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जाओ जियान की तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ कैसा लगा। और पीछे से लोग कह रहे होते हैं, जाओ ने तो हवा में घूमते हुए टारगेट को भी शूट कर दिया है, ये तो पूरी सिटी में बहुत ही रेयर है। जियान जाओ का मजाक उड़ाता हुआ कहता है, तुम इसे अपना सबसे अच्छा शॉट कहते हो, मैं तुम्हें शूट करूंगा तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। और ये सुनकर मिस रुक्सी भी शर्माना शुरू कर देती है। तभी जाओ अपने बो को जियान की तरफ फेंकते हुए कहता है, बातें कम करो, अगर तुम इस बो को उठा भी नहीं पाए तो मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। जियान उस बो को कैच करता है और उसे देखकर सबको यही लगता है कि वो तो इस बो को उठा भी नहीं पाएगा। तभी जियान उस बो को उठाते हुए कहता है, इसकी बॉडी गेंडे के बॉडी से बनी है और इसकी जो स्ट्रिंग्स है वो ब्लड राइनो के सींगों से बनाई गई है। तभी जाओ कहता है, ये सिर्फ उसे देखते मत रहो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे उठाने की, जब तुम उससे शूट करोगे तो तुम्हारी हड्डी भी टूट जाएगी। तभी क्वीन भी जियान से कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपना आज दांत तुड़वा कर रहोगे। जियान कहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारी बो को चला पाऊंगा या नहीं, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं इसे तोड़ ना दूं और फिर तुम मुझसे पैसे मांगने लगे अपने बो के लिए, तो फिर मैं कहाँ से दे पाऊंगा। तभी जाओ कहता है, क्या मजाक है, तुम कभी भी मेरे 10 स्टोन बो को नहीं तोड़ पाओगे, और यदि ये टूट भी गई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा और साथ ही मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठ जाऊँगा। क्विन भी कहता है, अगर तुमने ये बोझ तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठ के तुम्हें दादाजी कहूँगा। और ये सुनते ही जियान जैसे ही उस बो से शूट करने वाला होता है कि हमें दिखाया जाता है उस बो के स्ट्रिंग्स टूट जाते हैं और साथ ही वो बो भी टूट जाता है। तभी जियान जाओ और क्विन से कहता है, चलो साथ में मेरे सामने झुको। और साथ ही जियान मिस रुक्सी से कहता है, वाइफ, हमारी शादी से पहले ही हमारे पास दो पोते हो गए हैं, क्या तुम खुश हो। तभी मिस रुक्सी कहती है, मुझे अभी कोई भी पोते नहीं चाहिए। क्वीन जियान से कहता है, तुमने पक्का चीटिंग किया होगा। जाओ भी कहता है, तुमने पक्का चीटिंग ही किया है, नहीं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम कभी भी मेरे बो को तोड़ने के लायक नहीं हो। जियान कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही भरोसा था कि तुम इस बात को नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारी आंखों से लगे पर्दे को पक्का हटा देंगे। वो कहता है, यहाँ आओ और मुझे 15 स्टोन बो ला कर दो। तभी सब लोग कहते हैं, क्या 15 स्टोन बो, क्या ये पागल हो गया है, उसका वज़न 450 kg है, ये एक सेकंड क्लास की बो है। तब हम देखते हैं चार लोग मिलकर उस अकेले बो को उठा रहे होते हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, ये बो टियान लॉन्ग स्टोन से बना है जो कि बहुत मजबूत होता है, और जो उसकी स्ट्रिंग्स हैं वो स्नेक किंग के स्किन से बनाई गई है। इस बो को बहुत टाइम से हमने रखा हुआ है क्योंकि आज तक कोई इसे उठा नहीं पाया है। तभी लीन के पापा लीन से पूछते हैं, क्या तुमने कभी जियान को बो का इस्तेमाल करते हुए देखा है। लीन कहती है, मैंने कभी जियान को तीर कमान का यूज़ करते नहीं देखा, और यदि उसे इसे यूज़ करना भी आता होगा तो भी वो इस 15 स्टोन बो को कभी नहीं चला पाएगा। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो एक साथ
3 एरो को शूट करने वाला होता है। तभी जियान तीनों तीरों को 3 अलग-अलग डायरेक्शंस में शूट करता है और उसके जो एरोज़ हैं वो पूरे पहाड़ के टुकड़े कर देते हैं। सभी लोग ये देख के कहते हैं जियान के पास तो इमेंस स्ट्रेंथ है। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि तीनों एरो में से कौन से एरो ने पहाड़ को हिट किया है। तभी हमें दिखाया जाता है तीनों तीर पहाड़ से टकराने के बाद एक दूसरे स्टोन पर एक ही जगह से तीनों धंसे हुए हैं। ये देखकर मिस रुक्सी के पापा शॉक होते हुए कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जियांग ने तीनों एरोस को अलग अलग डायरेक्शन में शूट किया था और तीनों को अलग अलग टाइम में शूट किया था, तो तीनों तीर एक साथ उस पहाड़ से कैसे टकराई। तभी वो कहते हैं इसका मतलब है कि इस गेम को भी जियान जीत चुका है। और ये सुन के सभी शौक में आ जाते हैं और कहते हैं क्या जाओ हार गया। जाओ कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं मिस रुक्सी का कभी नहीं हो सकता। सभी लोग जाओ से कहते हैं हमने और कैपिटल ने तुम पर इतना पैसा और लेबर को बेट में लगाया था पर तुम बेवकूफ़ हार गए। जाओ मन में कह रहा होता है मैं नहीं हार सकता, रुक्सी सिर्फ मेरी ही हो सकती है, वह सिर्फ मेरी ही चीज़ बन सकती है। दोस्तों जाओ पर पहले मुझे तरस आ रहा था पर इस डायलॉग के बाद अब सब खत्म। जियान कहता है पोते अब समय हो गया है कि तुम मुझे अपना सामान काट कर दे दो। दोस्तों आप तो समझ ही गए, यदि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा वो कौन से सामान की बात कर रहा है। और वो जाओ के मेन पॉइंट पर एम करते हुए ये कह रहा होता है। जाओ कहता है तुम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करना। तभी जियान अपने एरो को शूट कर देता है। जाओ उस एरो को अपने स्ट्रेंथ से रोकने की कोशिश करता है पर हमें जाओ की तरफ दिखाया जाता है और हमें सिर्फ खून ही दिखता है। दोस्तों आप इस खून को देखकर समझ ही गए होंगे कि जाओ की चिड़िया तो गई। तभी जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब जब तुम मरना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा। और वो जियान की तरफ हमला करने के लिए भागता है और कहता है तुमने जो भी किया है तुम्हें उसके बदले 10 गुना पे करना होगा। मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम मर ना जाओ। तभी जियान भी अपना एल्बो को सामने करता है और जियान और जाओ अपने एल्बोज़ को टकराते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने एल्बोज़ को टकराते हैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। अब इसके आगे का हम अगले एपिसोड में देखें। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काउंटी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को भेजा होता है ताकि वो पियोक्सी सिटी में आकर वहाँ पे परेशानी खड़ी कर सकें। उसके बाद हम इस एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पियोक्सी सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड का। वहाँ पे हमें जियान और मिस रुक्सी को दिखाया जाता है जिनके सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं और वो सोल्जर्स बहुत ही ताकतवर लग रहे होते हैं। तभी जियान कहता है कि पियोक्सी सिटी के जो मिलिट्री है वो बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तभी मिस रुक्सी कहती है तुम्हारे सामने ये 30,000 सैनिक हैं और ये सारे लोग तुम्हारी मदद करेंगे ग्रैंड मास्टर को हराने में और ये सारे के सारे बहुत ही ताकतवर हैं। जियान कहता है नहीं मैं ताकतवर लोगों को नहीं ढूंढ रहा। तभी वो आगे होते हुए सारे के सारे सोल्जर से कहता है हेलो दोस्तों। और ये बात सुन के सारे के सारे सैनिक बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। फिर अचानक से वो कहता है मिस रुक्सी से कि तुमने लगता है कि इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी कि कैसे अपने कमांडर को जवाब दें। तभी मिस रुक्सी कहती है अच्छा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ कि तुम इन्हें चुन सको, मैं तुम्हें इनके कल्टीवेशन और कॉम्बैट कैपेबिलिटी के बारे में बताती हूँ। तभी जियान कहता है नहीं मैं कॉम्बैट पावर को भी नहीं ढूंढ रहा। और ये सुन के तो सारे के सारे सैनिक सोच रहे होते हैं कि आखिर ये ढूंढ क्या रहा है फिर। तभी जियान कहता है कि हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल मिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये पियोक्सी सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम में से कोई अभी जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तभी ये सैनिक ये सारी सारे चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। तभी जियान कहता है बहुत ही अच्छा, मेरी कुछ कंडीशंस हैं और यदि आपको ऐसी लगे कि आप उस कंडीशन को फुलफ़िल कर सकते हैं तो आप ऊपर आ जाएं। मिस रुक्सी सोच रही होती है कैसी कंडीशन है। तभी मिस रुक्सी सोचने लगती है क्या इसके हिसाब से वो कंडीशन ये तो नहीं होगी कि वो जो सैनिक होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मेनली होंगे या फिर जो भी सैनिक होगा वो स्काउट में बहुत ही अच्छा होगा या कोई ऐसा सैनिक जो तीरंदाजी बहुत ही अच्छे से करता हो। तभी जियान कहता है कि मैं तभी सेटिस्फाई होऊंगा जब मुझे कोई एक ऐसा सैनिक मिले जो टेम्परामेंट हो। दोस्तों टेम्परामेंट वो होते हैं जो लड़कों को अपनी ओर ना आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। तभी ये सारी की सारी बातें सुन के सैनिक बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाते हैं और तभी मिस रुक्सी कहती है क्या
तुम सच में कह रहे हो, एक टेम्परामेंट मैन? जियान कहता है हाँ बिल्कुल। तभी जियान कहता है कि यदि आप में से कोई ऐसा है जो कि टेम्परामेंट है तो प्लीज़ ऊपर आ जाएं। फिर वो कहता है कि क्या 3,000 सिटी गार्ड्स में से ऐसा कोई भी नहीं है जो टेम्परामेंट हो? सभी के सभी सैनिक ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है, क्या ग्रैंड मास्टर को ये ऐसे हराने वाला है? तभी एक सैनिक अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तभी जियान कहता है अच्छा तो तुम ऊपर आ जाओ और अपना नाम बताओ। वो सैनिक कहता है मेरा नाम लुओ है और आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे ऊपर बुलाने के लिए। तभी सारे के सारे सैनिक शॉक हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो अपनी फर्स्ट क्विक गैदरिंग पर है, ये तो कभी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तभी जियान कहता है तो मेरी अगली अगली कंडीशंस अब आप लोग ध्यान से सुने। तभी सारे के सारे सोल्जर्स एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, हमें लगता है कि जो पहली कंडीशन थी वो सिर्फ एक मजाक था, अब जो हमारे मास्टर है वो कुछ एक अच्छी कंडीशन बताने वाले हैं। तभी जियान एकदम धांसू वाला फेस बनाते हुए कहता है अब अगला बंदा जो मुझे चाहिए वो ट्रांससेक्सुअल हो। दोस्तों ट्रांससेक्सुअल की मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। तभी सारे के सारे लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं पर एक सोल्जर वहीं खड़ा रहता है और वो सोल्जर देखने में तो बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। तभी जो जियान है वो कहता है क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है? तभी वो जो सोल्जर खड़ा था वो अपना हाथ खड़ा करता है, बोलता है कि मैंने अपनी फीमेल एक्शंस अपनी मम्मी से सीखी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका यूज़ हो पाएगा कभी भी। तभी बाकी के सोल्जर कह रहे होते हैं क्या मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक ट्रांससेक्सुअल होगा। तभी जियान कहता है अच्छा तुम ऊपर आ जाओ और अपना नाम बताओ। वो कहता है सर मेरा नाम डू विलियंग है। तभी जियान कहता है ये हुई ना, आखिरकार मुझे एक ट्रांससेक्सुअल मिल ही गया, बहुत ही अच्छे। तभी वो कहता है जियान अपने मन में कि वाह मुझे क्या ट्रांससेक्सुअल मिला है। और मिस रुक्सी सोच रही होती है मुझे तो इसकी मतलब समझ ही नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहा है। तभी मिस रुक्सी कहती है तो चलो अपनी अगली कंडीशंस बताओ। तभी जियान अपनी अगली कंडीशन बताता है कि कोई ऐसा है जो बिना एम्ब्रॉयडरी के क्लोथ्स को सिल सके। उसके बाद वो अगली कंडीशन कहता है ऐसा कोई है जो एक्रोबैटिक डांस कर सके। फिर कहता है क्या कोई ऐसा है? वो ऊपर आओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान ने टोटल 30 पीपल्स को इकट्ठा कर लिया होता है। मिस रुक्सी सोच रही होती है कि तुम क्या इन लोगों को ग्रैंड मास्टर से लड़ाई करवाने वाले हो? जियान सोचता है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें क्या बैंकेट के लिए तैयार कर रहा हूँ? तभी मिस रुक्सी कहती है तुमने अभी अभी तो कुछ टाइम पहले अपनी पार्टी की है। तभी सारे सोल्जर्स खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें आखिरकार मौका मिल ही गया, अब हम एक बड़ी खतरनाक मिशन को अटेंड करेंगे और हम ग्रैंड मास्टर को पक्का हरा देंगे। तभी मिस रुक्सी सोच रही होती है क्या ये लोग कभी ग्रैंड मास्टर को मार भी पाएंगे? क्या जियान जो है वो सोल्जर्स की लाइफ को खेलने के लिए यूज़ कर रहा है? तभी जो जियान है वो मिस रुक्सी के बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है कि जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हो। और जियान कहता है तुम चिंता मत करो, अभी भी उन लोगों को पियोक्सी सिटी पहुंचने के लिए 5 घंटे लगेंगे, इतनी देर में मैं इन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। मिस रुक्सी कहती है पर तुम ऐसा करोगे कैसे? तभी जियान नीचे उतरते कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, ये लोग कुछ देर में इतनी ट्रेंड हो जाएंगे कि ग्रैंड मास्टर को तो वो आसानी से ही हरा देंगे। तभी सारे सोल्जर सोच रहे होते हैं कि क्या बेकार का मास्टर है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मिस रुक्सी ने ऐसे मास्टर से शादी की ही क्यों। और ये सुन के हमारी मिस रुक्सी जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुमने जियान के बारे में कुछ भी बात की तो मैं तुम लोगों का सर काट दूंगी। और ये सुन के सारे के सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जो हमारी मिस रुक्सी है वो पता नहीं उसको इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। और मिस रुक्सी भी अपने मन में सोच रही होती है पता नहीं अब जियान क्या करने वाला है। उसके बाद हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो प्रिंस है और उसके साथ जो उसका बटलर है वो वहाँ पे पहुँचने वाला है, यानी कि पियोक्सी सिटी में। उसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, मोटा सा। और उसके बाद हमें उसके बटलर को दिखाया जाता है जो कि क्वीन हांग है। तभी जो प्रिंस है वो कहता है अपने बटलर से बटलर क्वीन क्या कोई भी हमें यहाँ पे अटेंड करने के लिए नहीं आया है? तभी जो बटलर है वो सोच रहा होता है कि अब मैं इसे क्या कहूँ। तभी बटलर कहता है कि मुझे लगता है कि मिस रुक्सी यहाँ पे आने वाली होगी। तभी जो प्रिंस है वो उसके साथ एक गुलाम होती है, उसको बहुत ही तेज़ी से उसके गले में एक जंजीर टाइप की बांधी होती है, उसे खींच देता है और कहता है तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? तभी प्रिंस है वो कहता है
कि मैं उससे शादी करने वाला था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने किसी और से शादी कर ली? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने दूँगा। तभी बटलर कहता है, हाँ, बिल्कुल। तभी जो प्रिंस है वो कहता है, मेरा भाई जो है वो पूरी तरीके से पूरे के पूरे सिटी और पूरी की पूरी दुनिया पे और कॉन्टिनेंट पे अपना राज चाहता है, और इसके लिए वो मेरी मदद ज़रूर करेगा ताकि मैं मिस रुक्सी को अपना बना लूँ। मैं भले ही मिस रुक्सी की शादी हो गई हो, पर मैं उसके साथ खेल तो ज़रूर सकता हूँ। और वो अपने बटलर से कहता है कि यदि वो लोग ना माने तो तुम उन लोगों को मार देना। तभी जो बटलर है वो कहता है, ठीक है प्रिंस। तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, मैं उनसे प्राइस पे करवा के रहूँगा जो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस को अटेंड करने के लिए मिस रुक्सी के पापा और मिस रुक्सी वहाँ पहुँचते हैं। तभी मिस रुक्सी को प्रिंस जैसे ही देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि मेरा जो भाई था वो तुमसे शादी क्यों करना चाहता था। अब मुझे लगता है कि मुझे ही तुमसे शादी करना पड़ेगा। मिस रुक्सी सोच रही होती है कि ये कितना बेवकूफ़ है और इसमें तो शर्म नाम की बिल्कुल चीज़ ही नहीं है। तभी मिस रुक्सी प्रिंस से कहती है कि प्रिंस, लगता है आप भूल गए हैं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तभी प्रिंस ताली बजाते हुए कहता है, यही जवाब मुझे तुमसे एक्सपेक्ट थी। तभी जो प्रिंस है वो कहता है, चलो अच्छा ही है। तभी प्रिंस को ऐसा देख के मिस रुक्सी के पापा और मिस रुक्सी सोच रहे होते हैं, लगता है हमें जियांग का ही प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। तभी मिस रुक्सी के पापा प्रिंस को कहते हैं कि प्रिंस आप अंदर आइए, मैंने आपके लिए बैंक्वेट प्रिपेयर किया है, आपको बाहर रहना पड़ेगा तो इससे आपको विंड और डस्ट का सामना करना पड़ेगा। तभी प्रिंस कहता है, अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी प्रिंस बैंक्वेट की तरफ आता है और मिस रुक्सी के पापा प्रिंस से कहते हैं, योर हाइनेस प्लीज़ बैठिए। तभी जो प्रिंस है वो मिस रुक्सी की मम्मी और मिस रुक्सी के बड़े बड़े लेमन्स की तरफ देखता है और वो ठड़कीपना वाला फेस बना रहा होता है। तभी जो प्रिंस है वो कहता है कि वाह लॉर्ड यैन, आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। एक तो आपकी वाइफ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, साथ में आपकी बेटी भी इतनी खूबसूरत है। भाई साहब ये प्रिंस है कि क्या है। तभी जो मिस रुक्सी के पापा है वो कहते हैं कि प्रिंस आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। तभी मिस रुक्सी के पापा मन में सोच रहे होते हैं, ये कमीना, एक तो इसकी मेरी बेटी पे नज़र थी, साथ में अब ये मेरी बीवी को भी नहीं छोड़ने वाला है। तभी वो जो प्रिंस है वो कह रहा होता है, मैंने सुना है कि जो आपका सन इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो आखिर है कहाँ? तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, वो बहुत ही बेकार है, इसीलिए मैंने उसको आपके सामने नहीं लाने दिया क्योंकि मुझे लगा कि प्रिंस की आंखों में वो चुभने लगेगा। तभी प्रिंस कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, उसे बुलाइए, नहीं तो मेरे को ऐसा लगने लगेगा कि मैं लोगों को दबाने वाला प्रिंस हूँ। तभी मिस रुक्सी के पापा हैं वो सोच रहे होते हैं, बिल्कुल प्लान वैसा ही चल रहा है जैसा जियांग ने कहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक नौकर जियान को बुलाने के लिए आता है और जियान कहता है ठीक है, और उसके बाद हमें उस जियांग के उन 30 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। इनकी आंखें दोस्तों बड़ी खतरनाक लग रही है। तभी प्रिंस तभी जो जियांग है वो बैंक्वेट की तरफ आता है और प्रिंस को कहता है कि हिज हाइनेस आपने मुझे बुलाया। तभी प्रिंस कहता है, हे जियांग, आओ यहाँ बैठो। तभी जो जियांग है वो कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। और उसकी ये एक्टिंग देख के जो मिस रुक्सी है वो भी सोच रही होती है, ये क्या एक्टिंग कर रहा है। तभी जो प्रिंस है वो मिस रुक्सी और जियांग को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस खूबसूरत लड़की ने इस जैसे बेकार लड़की को कैसे चुन लिया। तभी जो प्रिंस है वो कहता है कि जो हिज हाइनेस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं और अब वो आपकी बेटी से शादी कर नहीं सकते, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी जितनी भी मिलिट्री की पावर है वो हमें सौंप दें। और ये सोच के और ये सुन के मिस रुक्सी के पापा बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, प्रिंस मुझे इस बात के लिए थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तभी प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, पर ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ठीक है, और साथ ही प्रिंस कहता है कि साथ में और भी एक कंडीशन है कि आपको अपनी वाइफ के साथ साथ अपनी बेटी को भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो किंग है उन्हें वाइन सर्व करने के लिए कोई ना कोई ब्यूटीफुल लड़की चाहिए ही। और लॉर्ड येन चैंग
मुझे पता है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। तभी मिस रुक्सी के बाबा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये बेवकूफ़ लड़का, लगता है ये मेरे से मर के ही मानेगा। तभी जियांग पीछे से मिस रुक्सी के पापा को कोहनी मारते हुए हिज हाइनेस से कहता है कि यदि आपको कुछ लड़की चाहिए ही तो ठीक है, मैं एक दो ब्यूटीफुल लड़कियों का अरेंजमेंट कर देता हूँ। तभी प्रिंस हंसते हुए कहता है, अरे लगता है तुम समझे नहीं। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो जो हमारे हिज हाइनेस हैं वो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी जो सासू माँ है उसके साथ सोना चाहते हैं। और ये सुन के मिस रुक्सी की मम्मी और मिस रुक्सी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जियान कहता है कि लिटिल प्रिंस, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हम रिबेलियन कर देंगे? वैसे भी तो आप हमारे ही घर पे है। तभी प्रिंस हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर लगता है? हिज हाइनेस जो है उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है और मुझे तुम्हारी डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक फूल है, इनका टेस्ट भले ही बहुत बेकार हो जो ये लोग तुम्हारे साथ हैं। तभी ये सुन के मिस रूक्स के पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जियान आगे हुए कहता है कि हिज हाइनेस मुझे माफ़ करें, पर क्या आपको सच में डर नहीं है कि हम लोग रिबेलियन कर देंगे? तभी प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। यदि तुम ऐसे करोगे तो हम लोग तो तुम्हारे जैसी सिटीज़ को तो ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं। तभी जियान एक डेडली लुक बनाते हुए कहता है कि यदि प्रिंस को ऐसा लगता है कि हम रिबेलियन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें रिबेलियन कर देना चाहिए। तभी जियान अपने क्लैप करता है और जियान की क्लैप सुनते वहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें देख के जो प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जियान के सारे सोल्जर्स के हाथ में एक पोट्री होती है और उस पोट्री से खून निकल रहा होता है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस पोट्री में जो प्रिंस है उसके सोल्जर्स के सर हैं। तभी प्रिंस शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मेरे सारे सोल्जर्स मारे गए? तभी प्रिंस कहता है, यांग यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने रिवेलियन किया? तभी जो जियांग है और मिक्स रूसी के पापा है वो साथ में कहते हैं, आज हम तुम्हें पक्का मार कर ही रहेंगे। तो दोस्तों इस एपिसोड को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे का हम अब अगले एपिसोड में देखेंगे। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना